ओके, तो जब तक सब आते हैं, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, नो कैसे मैम, दिखाई दे आप रही है? दिख रही शेयर हो। ही नहीं करी, मैंने तो शेयर ही नहीं करी। अब दिख रही है? अब दिखी? नो मैम। अरे एक अभी बार नहीं। में कैसे दिख जाएगी? बायो का लेक्चर है ये, 2 बार करनी पड़ेगी। अब दिखी? यस मैम। बेटा कोई जादू टोना है। यहाँ कोई जादू टोना है, एक बारी में मेरी स्क्रीन तो नहीं दिख सकती। हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें जो स्टार्टिंग का पार्ट है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर वो तुमको खुद करना है एक बार, और वो एक्सपेरिमेंट्स जो साथ में दे रखे हैं, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट एंड ऑल दैट, वो तुम्हें खुद करना है। हम जो मेन तो फिर डिस्कस करेंगे, पर हम यहाँ पे प्रोसेस ही कर पाएंगे। ओके, सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है हमारा चैप्टर। और एक तुम थोड़ी देर के लिए माइक बंद करो भाई, मुझे बोलने दो, डिस्टर्ब करते हो। धन्यवाद। सो टॉपिक चल रहा था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गया था, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह गए थे, तो 2 तो मैं लगवाऊंगी। और आज हमने जो करना है वो हमने करना है ट्रांसक्रिप्शन, राइट? ओके, यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर मेरी आवाज गूंजना है मुझे बता देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रिकॉल डीएनए रेप्लिकेशन, नीट के 2 क्वेश्चन है मेरे पास। रेडी? टाइमर ऑन कर लूं? रेडी? यस मैम। यस मैम। ओके, कोशिश करना करने की, और कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड। ओए, चैट बॉक्स में लिखना है नमूनी। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। डायरेक्शन के टर्म्स पर। Come on, 3, 2, 1, stop. फर्स्ट। मैं बोला चैट बॉक्स में लिखना आंसर। सॉरी। इसमें फर्स्ट ही है। So during DNA replication, जब DNA replication होता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट किस पे बनते हैं? कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड पे या डिसकॉन्टिन्यूस पे? डिस्कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, राइट? डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है? क्या होती है डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड की? पॉलीमरेज तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, एग्री, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड की खुद की पोलैरिटी क्या है? पिक्चर होगी ना यहाँ एनसीईआरटी में, ये वाली पोलैरिटी बताना जरा। डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड की क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड की? ऐसे पिक्चर दिख रही है, ऐसी वाली एनसीईआरटी में 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। और जो नया स्ट्रैंड बन रहा है डिसकॉन्टिन्यूस, वो कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है? 5 रेप्लिकेशन फॉक है। तो जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। क्या वो रेप्लिकेशन फॉक की तरह इलोंगेशन कर रहे होते हैं, या फिर रेप्लिकेशन फॉक से अवे इलोंगेशन कर रहे होते हैं? मैम अवे। अवे ना, तो टुवर्ड्स कहाँ से आ गया भाई? ये देखो थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर में ये वाला हिस्सा खुल जाएगा, है ना? तो ये जो नया स्ट्रैंड बना वो यहाँ था ना, राइट? अब एक और बार प्राइमर आएगा और वो इस डायरेक्शन में बनाएगा नया स्ट्रैंड, तो इस डायरेक्शन में डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है ना, तो ये तो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म है, तो टुवर्ड्स कैसे हो गया? आंसर वुड बी द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। तुम्हें इसका आंसर कैसे ढूंढना था? पहले तुमको ढूंढना था कौन सा स्ट्रैंड होता है, लीडिंग या लैगिंग। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट होते हैं हमारे लैगिंग स्ट्रैंड में, तो या तो आंसर ये होता सी, या हमारा आंसर होता ए। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें ढूंढना था एप्लीकेशन फॉर्क या अवे। बेटा अवे होता है तभी तो वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, नहीं तो कंटिन्यूअस होता, तो आंसर वुड बी सी। समझ आया? यस मैम। समझ आया? तो इन्होंने इनडायरेक्टली तुमसे यही पूछा था कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कौन से स्ट्रैंड में बनते हैं और किस डायरेक्शन में बनते हैं, इनडायरेक्टली पूछा था तुम्हें। ऐसा लगता है ना ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इलोंगेट कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं, वो पूछ रहा है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में इलोंगेट हो रहा है। गुड इवनिंग प्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलाऊं? रेडी?
तो ये वाला क्वेश्चन था जो ध्यान से रीड करना था। ओके चलो नेक्स्ट पे ध्यान रखना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। ध्यान से देखना, दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से देखना। गुड इवनिंग शालिनी, बहुत ध्यान से देखना। 45 सेकेंड्स देती हूँ, चलो देखना ध्यान से। Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. गुड। नाउ बच्चे आए हैं अच्छे अच्छे आंसर पे। ठीक है तरुण, ध्यान से देखना है। देखो हमने पढ़ा है सेंट्रल डोग्मा, ये सेंट्रल डोग्मा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ट्रिक मारा है इन्होंने। कैसे? हमने पढ़ा है डीएनए होता है, उससे बनता है आरएनए, इन्होंने सीधा एमआरएनए लिख दिया, उससे बनता है प्रोटीन, है ना। और हम सेंट्रल डोग्मा में नाम लिख देते थे इन प्रोसेस का। डीएनए से आरएनए बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, है ना। और डीएनए से डीएनए को बनने को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और ये मॉडल किसने दिया था? बाय क्रिक ने दिया था, राइट। तो देखो ये रही सीक्वेंस। अब हमको क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमें ढूंढना है सी में क्या लिखना है, बी में क्या लिखना है और ए में क्या लिखना है। सबसे पहले ए देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में ये पहले लिखा है। तो ए के पीछे देखो क्या लिख रहा है, वो ये पूछ रहे हैं कि प्रोटीन, ये पूरा मैकेनिज्म किसने प्रपोज किया था, तो तुम्हें इसे ध्यान से पढ़ना था। तो ये पूछ रहे साइंटिस्ट कौन था, तो साइंटिस्ट कौन है? क्रिक। तो कहां पर है ए का आंसर? ये तो मोरिस विल्कन है, ये नहीं हो सकता। जेम्स वॉटसन नहीं हो सकता, एरविन चार्गफ नहीं हो सकता। कौन बचा आंसर में? डी, फ्रांसिस क्रिक। तो आंसर वुड बी डी, इवन अगर तुम बाकी ऑप्शन है देखते। पर बाकी भी चेक कर लेते अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन होती, मान लो नहीं याद आ रहा है यार कौन था वो। चलो बी वाला उसके बाद हम लोग ये करते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन पे, तो सी का आंसर ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। तो सी का आंसर हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशन है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्सटेंशन है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे रेप्लिकेशन है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर बचा ट्रांसक्रिप्शन, तब भी डी आंसर आता। फिर भी कंफ्यूजन है तो बी देख लो, ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन बनना, बी इज ट्रांसलेशन। ओके, तो ये था तुम्हारा सेंट्रल डोग्मा पे क्वेश्चन। सेंट्रल डोग्मा पे अक्सर क्वेश्चन आता है, गॉट इट? यस। तो जिसका सही हुआ है वो 4 मार्क का क्वेश्चन था। हमें करना क्या था? रीड करना था कि वो पूछ क्या रहा है। यहाँ पर गलती होती प्रपोज वाले पे। ठीक है, चले आगे फिर। अब यस मैम, यस मैम। इससे गलत हो, इट इज ओके, इट विल टेक सम टाइम। पर काफी लोगों ने सही आंसर दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, पर गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। ओके चलो, अब ये देखना, नोट दिस पॉइंट इज फॉर नॉलेज ओनली। तो कोई अपना स्कूल के उसमें कुछ लिख मत आना। ये क्या बता रहे हैं कि देखो कल कंफ्यूजन थी ना इकोलाई वगैरह में, तो आज क्योंकि हमने डीएनए रेप्लिकेशन पूरा पढ़ लिया, अब ध्यान से सुनना। जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना, डीएनए रेप्लिकेशन, हमने ये सारे प्रोसेसेस ना 2 लोगों को ध्यान में रख के पढ़ने हैं। एक हमने ध्यान में रखना है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? मैम जिनमें मेम्ब्रेन बिल्ड प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हैं, प्रिमिटिव टाइप के सेल है जिनके पास न्यूक्लियर नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। वाइल यूकैरियोटिक सेल्स है हमारी बॉडी वाले सेल, जिनके पास न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो प्रोसेसेस पढ़ने हैं ना सारे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये हमने दोनों ऑर्गेनिज्म में पढ़ने हैं। तो प्रोकैरियोट में ना बेस्ट एग्जाम्पल चलता है बैक्टीरिया का। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा है वो है हमारा इशोरेशिया कोलाई, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ई कोलाई। तो जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी ने जो डीएनए रेप्लिकेशन लिखा है, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो वो सिर्फ ई कोलाई की रेप्लिकेशन की यहाँ बात कर रहा है। तो जो कल हमने पूरा पढ़ा था ना, हमने वो बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ा था। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो साइटोप्लाज्म के अंदर सब हो रहा था। जो यूकैरियोटिक सेल का रेप्लिकेशन है ना, वो हमारे एनसीईआरटी पे मेंशन नहीं है। तो ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन मेंशन नहीं है, इसलिए हम उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। बस इसमें थोड़े एंजाइम्स ज्यादा यूज होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। ओके ओके, यस मैम, अपने माइंड में क्लियर करके चलना कि मैंने रेप्लिकेशन पढ़ा है, लेकिन मैंने रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा है, मतलब कि मैंने वो बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा है। ओके, अपने सेल के अंदर अभी तक नहीं पढ़ा है, और हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारे सिलेबस का नहीं आएगा। राइट, आगे बढ़े। यस मैम। अब देखो,
अब डीएनए रेप्लिकेशन के जो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, सोचो 4 नंबर का क्वेश्चन बस इतनी सी बात से आ जाए तो कितना मजा आ जाए ना। और आता है कि प्रोकैरियोट में क्योंकि न्यूक्लियस होता नहीं है ना प्रोकैरियोटिक सेल में, तो जब उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए रेप्लिकेशन होगी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये रहा 4 मार्क का क्वेश्चन। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस में, तो ये हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन। ये लोकेशन लिख लो। ओके, एक बार एक प्रोसेस हो गया ना, फिर तो ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं उसके अंदर से। आगे बढ़ू? Yes, ma'am. आज बहुत Yes. सिंपल है, बस तुमको आज मैं बताती चली जाऊंगी याद क्या रखना है। ओके, अब देखो ये है, ये 2 सेल है। मुझे बताओ इसमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक होगा और कौन सा यूकैरियोटिक, देख के क्या लगता है? B. B क्या है? Eukaryotic. कैसे पता चल रहा है? Prokaryotic और Ma'am, membrane structure में. हाँ, तो जो बी है ना उसके अंदर ये जो येलो वाला बनाया ना मैंने, ये न्यूक्लियस बनाया बेटा, ऐसे प्रोकैरियोट में होता नहीं है। ठीक है, तो ए प्रोसेस, ए स्टैंड्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस, बी स्टैंड फॉर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस और सी स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो ये जो अंदर का रीजन है ना दोनों केसेस में, ये है साइटोप्लाज्म। तो तुम देख सकते हो इस पिक्चर में ही कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो तीनों प्रोसेस हमने पढ़ने हैं सेंट्रल डोग्मा वाले, वो सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें ध्यान से देखना, ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है, लेकिन ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये एक नीट का क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ईयर तो मुझे याद नहीं है, पर ये आ चुका है कि ये साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी सब न्यूक्लियस में होता है। तो ये पिक्चर ऐसी बना लो ताकि तुमको याद रहे। ये है नीट 4 मार्क्स। लोकेशन पे क्वेश्चन आता है, आई एम नॉट किडिंग। 6 से 8 क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो कहीं से तो बनाएंगे ना यार, वो यहीं से बनते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें ना जब हम इतना। हाँ बोल। मैम टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन ए प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो प्रोकैरियोटिक है कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर टाइप्स ऑफ Yes, डीएनए ma'am. पॉलीमरेजेस होते हैं बेटे, बहुत सारे होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन अलग है, ट्रांसक्रिप्शन में अलग है और रेप्लिकेशन में अलग है। किसका पूछ रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन चल, में अब मैम 1 2 और अभी 3 हमने बताया था। रेप्लिकेशन पढ़ा था ना कल। यस मैम। हाँ, है ना, 1 2 और 3 होते हैं ना। तो हमने जो पढ़ा था, जो 3 वाला था वो मेन कर रहा था पॉलीमराइजेशन, और 1 वाला जो था वो बाद में क्या कर रहा था? मैम वो प्राइमरी रिमूवल है। हाँ, प्राइमरी मूवर वाला काम कर रहा था। यस, तो हमने वो रेप्लिकेशन के ही पढ़े थे, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल के ही पढ़े थे। मैम और यूकैरियोट्स में मैम वो उसमें क्यों है ज्यादा यूकैरियोट्स में? उसमें 5 टाइप्स के क्योंकि बताए हैं। यूकैरियोट का जो प्रोसेस है, हाँ 5 टाइप के हैं। हाँ 5 टाइप के, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है वो वाले, रेप्लिकेशन के याद नहीं करने। जहाँ याद करने मैं बताऊंगी, वो इसमें इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना, तो तुम सोच रहे हो हायर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन म्यूटेशन के साथ पैदा हो सकते हैं, तो टू इंश्योर कि गलती कम हो, इसलिए ज्यादा लेबर है उसके अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर गलती हो भी गई तो बैक्टीरिया ही है ना, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में गलती होगी तो एक एनिमल खराब हो सकता है, तो वो ज्यादा सीरियस काम है इसलिए। ओके, यस मैम। मैम तो चलो आगे जो बढ़ो। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है और डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इनको तो कहीं यूनिक बोला है। हाँ, क्योंकि उनका ना, ये तुम्हारे सिलेबस में आएगा नहीं डीएनए उसमें रेप्लिकेशन के अंदर, उनका ना बहुत स्पेसिफिक काम होता है। अगर मैं तो पूरी डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट के समझाऊंगी ना, तब समझ आएगा वो पॉइंट। ओके, पर वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसमें मत जा। मैम बोला है कि जो डीएनए अल्फा है वो क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक भी मिस्ट्री है उसमें। अभी बहुत सारे पॉलीमरेज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी अभी क्लियर नहीं है, उसकी भी अभी स्टडी चल रही है, लेकिन ये तुमसे पूछा नहीं जाएगा। तो मैं बता देती हूँ, स्पेशली जिसकी कोई मिस्ट्री होती है ना, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं होते, वो पूछे नहीं जाते। इसलिए तो हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते नहीं है यूकैरियोट्स की, क्योंकि काफी सारे एंजाइम मिस्टीरियस ही है ना, इसलिए हम प्रोकैरियोट के पढ़ते हैं क्योंकि वो हमें ज्यादा पता है। ठीक है मैम तो एक बात है मैम, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक से हो रहा है मैम, दो काम हो रहे हैं यहाँ पर। स्ट्रैंड्स को अलग कर रहा है मैम डीएनए पॉलीमरेज ही, जो प्रोकैरियोट्स में है वो एक ही कर रहा है, और जो यूकैरियोट्स है उसमें हम 2 कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि लीडिंग यूकैरियोट और ज्यादा लैगिंग का। एडवांस है, क्योंकि यूकैरियोट ज्यादा एडवांस है और प्रोकैरियोट एडवांस नहीं है, तो वो ज्यादा एंजाइम रख नहीं सकते, लेकिन प्रोकैरियोट्स हम रख सकते हैं यूकैरियोट्स, इसलिए हमारे में ज्यादा एंजाइम है। तो इसका आंसर सिर्फ एडवांसमेंट ऑफ सेल है, क्योंकि जो ज्यादा एडवांस है वो एनर्जी स्पेंड कर सकता है ज्यादा पॉलीमरेज रखने के लिए। जो पिछड़े हुए हैं वो इतने एनर्जी नहीं दे सकते, इसलिए पॉलीमरेज कम रखते हैं।
मैम Okay? इस गामा जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए है। हम्म है ये ये या तुम नहीं जहाँ है? से, हाँ है, लेकिन ये तू जहाँ से भी पढ़ रहा है ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बता रही हूँ मैं। पढ़ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट टू इन्फॉर्मिंग। यस ओके, मैम। चलो अब सुनो भाई, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। देखो इसमें तुमको क्या याद रखना है, सारे बच्चे ध्यान से देखना। फॉर्मेशन किसकी हो रही है? आरएनए की। तो कोई सिर्फ ये नहीं लिखेगा एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है। बेटा 3 टाइप के आरएनए होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। ठीक है, तो तीनों की फॉर्मेशन इसी प्रोसेस से होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन। और जो पेरेंट का स्ट्रैंड होता है ना, सिर्फ एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, दोनों स्ट्रैंड की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ऐसा डीएनए है ना, ठीक है, तो मैं इसको एक तरफ से खोलूंगी इस तरीके से, जैसे हमने पिछली बार भी किया था। ठीक है, तो सिर्फ एक स्ट्रैंड की मदद से ये बन गया हमारा आरएनए का स्ट्रैंड। ओके, तो सिर्फ एक स्ट्रैंड की मदद से बनेगा, बाकी दूसरा ऐसे ही बैठा रहेगा। इतनी बात समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये नोट कर लो, ये लाइन नोट कर लो, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पानी पी लेते हैं। गाना सुन लिया मैंने, अब मेरे दिमाग में वही चलता जा रहा है। डन? मैम एनर्जी करेंसी क्या? जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो एनर्जी करेंसी है वो कौन है? एटीपी। एटीपी मतलब एटीपी बेसिकली 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, वो उसकी एनर्जी करेंसी होती है। यस जो मैम। न्यूक्लियोटाइड आता है ना, उसमें यहाँ फॉस्फेट लगा होता है ना, वहाँ पे 3 फॉस्फेट लगे होते हैं, यस मैम। नाइट्रोजनस बेस ऐसे। तो ये 2 फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाते हैं, और इतने वाला हिस्सा एक दूसरे से अटैच होकर पूरी चेन बना देता है। तो जब ये 2 फॉस्फेट ग्रुप अलग होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, उससे होता है प्रोसेस। यस मैम। हाँ चल, अब ट्रांसक्रिप्शन पे आ जाओ और एप्लीकेशन छोड़ दे, ये तो बढ़ नहीं पाएगा आगे। चलो आओ मैम ट्रांसक्रिप्ट। एक और डाउट है। हाँ पूछ। डीएनए गायरेज क्यों बोला है टोकोआइसोमेरेज को, एंजाइम को? टोपोआइसोमरेज का होमवर्क डिस्कस करूंगी ना, तब बनाऊंगी। सेम ही नाम होता है क्योंकि उनका फंक्शन होता है वैसा। ठीक यस है, मैम। ओके। ट्रांसक्रिप्शन हम करें प्रोक्रियोटिक सेल में, तो सब अब ध्यान रखना कि प्रोक्रियोटिक सेल में मैंने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लिया, अब मैं प्रोक्रियोटिक सेल में ही ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रही हूँ। तो मुझे ये बताएगा कि प्रोक्रियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कौन सी लोकेशन पे होगा? Cytoplasm. साइटोप्लाज्म, वेरी गुड। दिस इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, भूल जाती है, गुड गर्ल। तो हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखना हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ऊपर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ देखेंगे। हमें चाहिए एक सिग्मा फैक्टर। सिग्मा, सिम्बा मूवी देखी है किसी ने? Yes, ma'am. है ना? तो सिम्बा आता है ना सबसे पहले, फिर सारे सारे विलन्स को मार देता है। तो सिम्बा से सिग्मा याद रखना कि सबसे पहले सिग्मा फैक्टर आता है, सिम्बा मत लिखाना वहां पर, और रणवीर सिंह कोई नहीं लिख के आएगा। ठीक है, तो पहले आएगा सिग्मा फैक्टर, फिर हमें चाहिए होता है कौन, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, जिसपे क्वेश्चन बनेगा डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि अभी हम डीएनए की मदद से क्या बनाएंगे, आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज। तो जो पॉलीमरेज है ना, वो आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन वो अपने काम के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डीएनए पे। तो नाम बनता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और क्योंकि प्रोक्रियोटिक सेल है तो सिर्फ एक टाइप का ही है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, ये सब नहीं लिखना, सिर्फ एक ही है। ओके, तो यहां से काम इजी हो गया, क्लियर। उसके बाद तीसरी चीज जो हमको चाहिए वो है रो फैक्टर। रो फैक्टर वो है जो रोता रहता है, ठीक है, रो फैक्टर वो है जो रोता रहता है। ऑलराइट, और उसके बाद हम कहेंगे ये सारे प्रोसेस किसमें होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। अभी इसके बारे में बात करेंगे। इतना क्लियर है तो लिख लो। लिख लिया, चलो आगे, चलो आगे। No, ma'am, just a sec. लिख ले, लिख ले। ट्रांसक्रिप्शन बहुत बहुत ईजी है, बहुत सौखी है। बस इतना याद रखना, कंपेयर करते जाना। याद रखना कि डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने पढ़ा है पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3, और उसके बाद डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 1। और मैंने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा है डीएनए डिपेंडेंट आर पॉलीमरेज।
दोनों बात प्रोक्रियोट की है अभी तक। कंपेयर करते चले जाना, जिंदगी आसान रहेगी। चल रही हूँ आगे, ओके। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच विल फॉर्म द आरएनए। तो देखो मैं यहाँ बना रही हूँ एक डीएनए, लेट्स से दिस इज माय डीएनए, क्योंकि सिंपल फॉर्म में ऐसे याद करना इजी होता है। ये है डीएनए, और पूरे डीएनए में लेट्स से इतना सा जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसने एक प्रोटीन बनाना है आगे चल के, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनता, बीच में पहले एक स्ट्रैंड बनना पड़ता है एमआरएनए का, ओके। तो ये जो प्रोटीन, ये जो डीएनए का छोटा सा पार्ट है ना, जिसने आगे जाके मेन प्रोटीन बनाना है, जिस भी प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, इस छोटे से पार्ट को हम डीएनए को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो हिस्सा है डीएनए का जिसने आगे जाके डिजायरेबल प्रोटीन बनाना है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। तो पहले ये जो पार्ट होगा, ये पहले एमआरएनए बनाएगा, फिर वो आगे प्रोटीन बनाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, जिसको डाउट पूछ। अब देखो इट हैज द स्पेसिफिक नेम्स। यार अलग से नाम क्यों दिया मैंने इसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? क्योंकि यार उसके ना जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, उसके स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक नाम है, पता है कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होना है, कहाँ पे एंड होना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बीच में चले गए और एमआरएनए बनने लग गया उससे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके स्पेसिफिक नाम है। कैसे? एक इसके पास होती है प्रोमोटर रीजन, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, एक होता है टर्मिनेटर। मैं बोल क्या रही हूँ इतनी देर से, ध्यान से देखना। जो अभी तक जिसको कुछ समझ नहीं आया वो यहाँ पर देखो, एक बार देख लो, उसके बाद क्लियर। ये डीएनए है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए ही सोचना है हमने, कुछ भी हो जाए, ओके। ये वाला सेगमेंट है डीएनए का। ये वाला सेगमेंट क्या पड़ेगा, इसके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन। इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में है। न्यूक्लियोटाइड अगर तुमको याद हो, तुमने पढ़े होंगे कभी, ATGC, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। उस इन्फॉर्मेशन से मेरे बालों का कलर थोड़ी बन जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करना पड़ता है। तो जो डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है वो एक छोटे से स्ट्रैंड में चेंज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एमआरएनए। ये छोटे से स्ट्रैंड में जो इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है ना, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आगे चल के इसी इन्फॉर्मेशन को और मॉडिफाई किया जाता है और उससे बनाए जाते हैं ऐसे वाले प्रोटीन, ठीक है। और फिर ये प्रोटीन सेल में पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। लेट्स से ये प्रोटीन जाएगा और ये बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है ना, तो बैक्टीरिया की बाहर के कैप्सूल बनाने लग जाएगा। तो कैप्सूल भी तो इन्फॉर्मेशन से बना है ना, कि सेल को कैप्सूल बनाने की जरूरत है। तो इन्फॉर्मेशन इज प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, एमआरएनए से। और एमआरएनए को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, डीएनए से। तो डीएनए के पास हिडन इन्फॉर्मेशन है जो एमआरएनए में चेंज होती है, जो थोड़ी रीडेबल है, और उसको रीड करके अमीनो एसिड के चेन बनते हैं, जो प्रोटीन बनता है, और फिर प्रोटीन सेल को बताता है कि तुझको क्या करना है। समझ आई? तो बेसिकली तुमने कुछ रीड किया, तुम्हारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन गई, दिमाग ने सिग्नल दिया एमआरएनए, फिर उसके बाद उस एमआरएनए से प्रोटीन बना और तुमने कोई एक्शन करने लग गई। तो एमआरएनए और प्रोटीन बस इन्फॉर्मेशन है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इसका ना, ठीक है, नहीं है तो बता देना, इट्स ओके। अब ये जो सेगमेंट है डीएनए का, इसको मैं कहती हूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रोमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है। इसको पढ़े हम डिटेल में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ना समझ आया मुझे पूछ लेना, कोई चक्कर नहीं है। राइट, अब देखो ये हमारी कौन सी यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आराम से पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं या यूकैरियोट की? मैम प्रोकैरियोट्स। Prokaryote. वेरी गुड, गुड गुड। तो देखो कैसे करना है, पहले ऐसे, चलो यहाँ पर आते, पहले ऐसे 2 लाइनें खींच लो, ठीक है। तो ये 2 लाइनें कहाँ से आ गई, ये डीएनए था, लेट से डीएनए का ये वाला सेगमेंट था, इसने आगे बनाना है अब अपना अब एमआरएनए का स्ट्रैंड। तो मैंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर से बड़ा कर लिया, ठीक है। तो जब मैंने बड़ा किया तो ऐसे 2 लाइनें खींच गई, राइट। इतना समझ आया क्या हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये 2 लाइनें खींच गई है, इसको हम और अच्छे से खींच लेंगे क्योंकि हमारे पास है टूल ठीक है। तो ये 2 लाइनें हैं, बेसिकली दोनों सेगमेंट है, सॉरी ये पूरे सेगमेंट है ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों सेगमेंट है डीएनए के, राइट। अब देखो इसको हम डिवाइड कर लेंगे समझने के लिए, इतने रीजन में। ये ना 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है स्ट्रक्चरल जीन, सेंटर वाला। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब है, स्ट्रक्चरल जीन वो वाला पार्ट है, स्ट्रक्चरल रीजन कह लो या जीन कह लो, वो वाला पार्ट है जिसने आगे एमआरएनए बनाना है। तो इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, ATGC कुछ भी लगा लो, ATGC, ठीक है, TACG। तो इसके पास इन्फॉर्मेशन है जिसने आगे जाके एमआरएनए बनाना है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन इसके पास है, इसको रीड करना है। तो बाकी के स्ट्रक्चर क्या है, तो ये वाला जो है ना, इससे पहले वाला, इसको कहते हैं प्रमोटर। ये प्रमोट करता है पॉलीमरेज को कि आ और इसको रीड करके चला जा, ठीक है। और जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसको रुकना भी तो है ना, तो इस साइड जो रीजन बचा वो होता है हमारा टर्मिनेटर,
और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। समझ आई बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अब ये साफ साफ यहाँ लिखा है, इसे लिख लो। और सीक्वेंस याद रखना ना, किसी एक को 3 प्राइम टू 5 प्राइम कर दो, इसी ऑर्डर में कर लो, इजीली समझ जाएंगे हम। आगे का डायग्राम ऐसे ही बनाया मैंने। तो स्ट्रक्चरल जीन वो है जो विल बी यूज टू फॉर्म mRNA। यही है मेन। कोई क्या कुछ कुछ कर रहा है आंचल? चल Yes, ma'am. चल Ma'am. चलो बताओ क्या हाल है, कब तक लिख रहा है? Done, ma'am. ऑलराइट, अब देखो, अब पता है किससे क्वेश्चन आता है? नीट का क्वेश्चन कहाँ से आता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की लेबलिंग से क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो ये है नीट स्पेशल रीजन। इस पर्टिकुलर स्लाइड से 2 क्वेश्चन बनते हैं आराम से। ओके, तो ये नीट स्पेशल वाला है, अब समझ लेना। इसको, इतने रीजन को मैंने क्या बोला है? क्या बोला है? Need special. Structural gene. क्या बे? स्ट्रक्चरल जीन बोला है, कुछ भी बोलता है। स्ट्रक्चरल जीन। अब देखना, जो स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ है, लेट्स से ये वाला, ठीक है, उस वाले स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो तुमको ये याद करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं तुमको बताऊं पॉलीमरेज की बात करूं, कौन सा पॉलीमरेज यहाँ यूज होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोकैरियोट्स में? RNA polymerase. DNA dependent पूरा RNA बोल। polymerase. DNA हाँ, dependent पूरा बोलना RNA पड़ेगा। polymerase. हाँ, आरएनए पॉलीमरेज। तो वो जो पहले यूज होता था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए रेप्लिकेशन में, उसकी पोलैरिटी कहाँ थी? वो पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में करता था? 5 prime to 3 prime. 5 प्राइम ना, ये भी वैसे ही करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनाएगा, ठीक है? ये भी तो इजी हो गया ना ये वाला याद करना। तो पीछे जा, तो कहाँ लगेगा ये लगेगा यहाँ पर लगेगा, और नया एमआरएनए का जो स्ट्रैंड है वो ऐसे बनाएगा, ऐसे, इस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये रीड करेगा ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये बात समझ आई? रीड ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा। याद है ये बात? Yes, ma'am. बेटा जिसको नहीं याद है वो देख लेना कि नया स्ट्रैंड जो बन रहा है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है। मतलब जो पेरेंट का स्ट्रैंड होगा उसकी ये साइड 3 प्राइम होगी, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट ही चलता है डीएनए के केस में, ठीक है? तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाली जो हमारा टेम्पलेट है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट। जो हमारा स्ट्रैंड है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट, ठीक है? और टेम्पलेट ही है जिसको रीड करके पॉलीमरेज एमआरएनए बनाएगा। तो इस बात का सेंस बनता है, तो इसको हम कहेंगे सेंस स्ट्रैंड, ठीक है? इसको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन अब देखो जो ऑपोजिट साइड है ना, ये वाला, इसकी रीडिंग नहीं होती, ठीक है? ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसे ही बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ से रीड करके भी एमआरएनए बना दिया, लेट्स से यहाँ भी एमआरएनए बना दिया, यहाँ भी एमआरएनए बना दिया, दोनों एमआरएनए बाहर जाके ना ऐसे गले लग जाएंगे। और हमें डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर थोड़ी बनाना है, हमें तो बस एक सिंगल स्ट्रैंड चाहिए जिसको रीड करके प्रोटीन बने। तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड बन सकता है, 2 नहीं बनाने हैं। तो ऑपोजिट वाला तो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो उसका नाम क्या है? पहले तो उसका नाम है एंटीसेंस। पहले उसका नाम है, ये टेम्पलेट था ना, तो ये है नॉन टेम्पलेट, सो इट इज नॉट ए टेम्पलेट। दूसरा इसका नाम है कोडिंग रीजन। अब देखो, कोड तो ये कर रहा था लेकिन नाम इसका कोडिंग रीजन है, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता ना, इसलिए हम इसको एंटी सेंस भी बुलाते हैं, ठीक है? तो जिसने एमआरएनए बनाना है उस वाले पेरेंट स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट सेंस या सेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और जिस वाले ने नहीं करना कुछ भी उसको हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट, एंटी सेंस एंड कोडिंग सेंस। इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. इसको लिख लो, इससे आएगा क्वेश्चन, तुमसे पूछेंगे बताओ एंटी सेंस स्ट्रैंड कौन सा है, सेंस स्ट्रैंड कौन सा है, और वहीं पे मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत इसकी है कोडिंग वर्ड और टेम्पलेट वर्ड की। तो याद रखना टेम्पलेट इज द वन जो एमआरएनए बनाएगा, कोडिंग वर्ड धोखा है, धोखा। डन? Yes, ma'am. Yes. 4 मार्क क्वेश्चन नहीं है, चलो आगे।
अब देखो, ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए हिंदी में लिखा है मैंने, इसको पेपर में कोई नहीं लिख के आएगा, ठीक है? मार खाओगे अपनी टीचर से लिख के आए तो ये वही बात जो मैंने तुम्हें पीछे समझाई है, यहाँ हिंदी में लिखी है, जब बाद में खुद से पढ़ोगे तो तुमको समझ आ जाएगा क्या लिखा है। पढ़ लो यार एक बार खुद से। पढ़ो पढ़ो, तो समझ आ रहा है क्या लिखा है? हिंदी आ रही है ना? लास्ट लाइन देखो, देखो जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है ना, ये बेचारा ये वाला, सॉरी कोडिंग स्ट्रैंड, ये वाला, इसने कुछ भी कोड नहीं किया ना, ये तो ऐसे ही पड़ा था। तो आगे की अब जो नेमिंग करने वाली हूँ ना मैं चीज़ों की, वो इसके रिस्पेक्ट में की जाएगी। तो आगे की जो नेमिंग है वो हम इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इसलिए हमने इसे नामकरण करने का ओहदा दे दिया है। ठीक है, तो आगे मैं तुम्हें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्ड बताऊंगी, वो इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम, ठीक है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की पोलैरिटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. चला जाओ फिर। देखो, अपस्ट्रीम का मतलब है ऊपर, डाउनस्ट्रीम का मतलब है नीचे। इतना क्लियर? Yes, ma'am. अपस्ट्रीम का मतलब है ऊपर, डाउनस्ट्रीम का मतलब है नीचे। ये लाइन ऐसे थी ना, तो ये रहा अपस्ट्रीम, ये रहा डाउनस्ट्रीम। इस लाइन को हॉरिजॉन्टली लिख, ठीक है? तो अब ये पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की पोलैरिटी है। ये है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। जिसको विश्वास नहीं है कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है, जरा पीछे देख लो, ये देखो, देखो कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया, 3 प्राइम मैंने राइट साइड लिख दिया, राइट? तो देखो, कोडिंग स्ट्रैंड के ना सेंटर में एक लाइन खींच लो, अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड है, या फिर तुम ऐसे कर लो, स्ट्रक्चरल जीन है यार, तुम सिंपली ना लाइन खींचो, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है? तो सेंटर में एक लाइन खींच दे और इसको 2 भागों में डिवाइड कर दे, ठीक है? तो अगर 5 प्राइम एंड की तरफ जा रही है कोई चीज, कोई भी चीज 5 प्राइम एंड की तरफ है, मैं उसको बोलूंगी कि वो अपस्ट्रीम है। और कोई भी चीज अगर 3 प्राइम एंड की तरफ है ना, लेट्स से यहाँ पर ए पॉइंट है या यहाँ पर बी पॉइंट है, तो मैं इसको बोलूंगी डाउनस्ट्रीम है। समझ आई? रिपीट कर दो। Yes, ma'am. बिल्कुल रिपीट करते कोई चक्कर नहीं बेटा, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है? इसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इतना क्लियर? पक्का क्लियर? यस मैम। तो ये रहा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, इसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट? अब इसको बीच में से हाइपोथेटिकली कट कर दे तू, ओके? तो अगर मैं कहूँ कोई भी पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट है, ठीक है, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट। अगर मैं कहूँ कि ए पॉइंट कहाँ पर पड़ा है, तो तुम पता है साइंस में क्या बोलोगी? तुम बोलोगी कि बी पॉइंट पड़ा, ए पॉइंट इज लोकेटेड एट अपस्ट्रीम। तो ये सेंटर की लाइन से इस तरफ जो भी चीज पड़ी है ना, उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, पोजीशन बताता है ये, ठीक है? और मैं बोल सकती हूँ कि 5 प्राइम एंड की तरफ है। और अगर मैं पूछूं बी पॉइंट क्या पड़ा है, तो तुम सब भी यही बोलोगी, बी पॉइंट इज लोकेटेड एट अपस्ट्रीम टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड। समझ जाइए बात? Yes, अगर मैं पूछूं तेरे से डी पॉइंट का है, तो तू बोलेगी डी पॉइंट कहाँ लोकेटेड है? downstream. डाउनस्ट्रीम। वेरी गुड। कौन सी पोलैरिटी की तरफ है? 3 prime. टूवर्ड 3 प्राइम, यस। तो कहने का मतलब पता है क्या है? सिंपली कि जब तुम्हें ये स्ट्रैंड देखोगे ना, और मैं इसके साथ तुम्हें पूछूंगी डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, तो तुमको ना टेम्पलेट की तरफ नहीं देखना है, इसकी तरफ नहीं देखना है, तुमको सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो सिर्फ इसकी पोलैरिटी देखनी है। क्लियर? Yes, ma'am. अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके? तो इतना लिख लो, किसी ने नहीं लिखा तो ये लिख लो, ये 4 मार्क क्वेश्चन है। इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, देखना कैसे, थोड़ी देर में समझ आएगी चीजें। चलो आगे। Yes, ma'am. मैंने लिखा आगे। अब तुमसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ध्यान से स्क्रीन पे देखना। मैं कुछ भी लेबल नहीं करूंगी, मुझे बस इतना बता दो कि जो प्रोमोटर सीक्वेंस है, इज इट लोकेटेड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम? चैट बॉक्स में लिखना। एंड टुवर्ड्स विच पोलैरिटी?
दो आंसर चाहिए मुझे। एक तो किस तरफ लोकेटेड है वो और कौन सी पोलैरिटी की तरफ मूव कर रही है, कौन प्रमोटर सीक्वेंस। चैट बॉक्स में लिखना जरा। देखना है तुमको कौन सा स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं देखना है, कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस देख के बताना। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड विजय। ओ नहीं बेटा, कामना नहीं, गुरप्रीत नहीं। विजय तुम क्या कहना चाहते हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। बेट साहिल, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम तो लिखा ही नहीं। देखो ये रहा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम ये, 3 प्राइम ए। तो सेंटर में जो लाइन काटी है वो हम इसको रिस्पेक्ट में लेते हैं, स्ट्रक्चरल जीन को वो सेंटर लाइन समझ लेते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो जो स्ट्रक्चरल जीन से 5 प्राइम एंड की तरफ जा रही है वो है अपस्ट्रीम, और जो 3 प्राइम एंड की तरफ जा रहा है वो है डाउनस्ट्रीम। तो प्रोमोटरिज्म किस तरफ है, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? मैम अपस्ट्रीम। मैम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। Upstream. तो और प्रोमोटर 5 है एंड अपस्ट्रीम की की तरफ। तरफ, यस टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड। तो ये रहा नीट का पहला ये कौन क्वेश्चन, लिखा ये रहा था आए मैं? 4 मार्क का। अच्छा मन के अंदर बोल ले खुद से। और अगर मैं पूछूं टर्मिनेटर सीक्वेंस किस तरफ है, तो मैं बोलूंगी डाउनस्ट्रीम टुवर्ड्स 3 3 prime. प्राइम एंड। प्राइम। ये रहा नीट का दूसरा 4 मार्क का क्वेश्चन। तो इस स्लाइड से 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो इसको लिख लो। गुड 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 अनीश, गुड राबिया। आई थिंक मैंने थ्योरी आगे लिखी है, थ्योरी आगे लिखी है, यहाँ से लिख लो फिर डायग्राम बना लेना। ये पॉइंट लिख लो, ये 8 मार्क्स बनते हैं इससे, इस एक स्लाइड से। यार ट्रांसक्रिप्शन में बहुत पॉइंट्स बनते हैं सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। अगर तुमको इतना पता है कि टेम्पलेट रीजन है जिससे एमआरएनए बनना है, और कोडिंग रीजन है जिसने सारे नामकरण करने हैं, बस 2 चीजें बतानी चाहिए। और नॉन सेंस नहीं होता, एंटी सेंस वर्ड होता है। तो कभी कभार ना बच्चे नॉन सेंस पे क्लिक कराते हैं, ऑप्शन में होता है नॉन सेंस, नॉन सेंस लाइफ में होता है, बायो के अंदर नहीं, ठीक है। तो एंटी सेंस इज द वर्ड, कॉमन मिस्टेक है ये, तो थोड़ी फनी भी है देखा जाए तो। डन। Done, ma'am. चलो ये पिक्चर उतार ले प्लीज, इट्स अ गुड पिक्चर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ ले, ये वाली, ये वाली। जिसमें प्रमोटर वगैरह लिखा था वो। ये वाली। नो मैम, मैम जिसमें पॉइंट चूड़ी वाली। आपने। ये यस मैम। यस मैम। कह रही है जिसमें प्रमोटर लिखा था, बावली सारी में प्रमोटर लिखा है मैंने। खेलती हो गया मेरे जज्बातों से। डन। यस Yes. मैम डन। इसका नहीं हुआ, ये वाला कर लो। ट्रांसलेशन किया हमने, स्टार्ट हो जाएगी, ये चुटकुसी है। चलो आगे। लेकिन ma'am. सिर्फ इसकी Yes, ma'am. थ्योरी से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो भाई, प्रोसेस इन स्टेप वाइज मैनर, स्टेप वाइज पढ़ेंगे भाई, हमारा अपना स्टाइल है। स्टेप वाइज मैनर से पहले एक नोट पढ़ लेना भैया, ऐसा होगा। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बार बार बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, जो ये गलत करके आया ना हद हो जाएगी। The DNA dependent RNA polymerase will synthesize RNA strand, but it require help to start and end the process. देखो DNA dependent RNA polymerase ये रहा हमारा, ठीक है। बहुत ही खुशमिजाज इंसान है। तुमको याद है जो पिछले वाला पॉलीमरेज थे उसके 2 नखरे थे कि पहले तुम स्ट्रैंड को स्टार्ट करो और वो सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए। इस भाई के कोई नखरे नहीं, कहता मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, पर मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे को डीएनए दिखता नहीं है। मुझको लगा चश्मा, मुझको भैया डीएनए दिखता नहीं है। वैसे तो मैं बिल्कुल यंग हूँ, कोई चक्कर नहीं है, बस मुझे एक बार उठा के तो अपनी क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे छोड़ देना, और जब प्रोसेस खत्म करना हो तो मुझे उतार के बाहर ले आना, दैट्स इट। तो ये वो हाइपर एक्टिव बच्चा है जिसको तुम पार्क में लेकर जाते हो, छोड़ देते हो, फिर जब घर जाना होता है तो उसको पकड़ के वापस घर लेकर आते हो, क्योंकि अगर तुमने नहीं पकड़ा तो वो चलते ही चला जाएगा, खेलता चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है उसको स्टार्टिंग में हेल्प चाहिए और प्रोसेस को एंड करने में हेल्प चाहिए, दैट्स इट। क्लियर।
Yes, ma'am. तो ठीक है, तो ये जो डबल स्ट्रैंड होता है ना, डबल स्ट्रैंड में सिर्फ इस रीजन ने, किसी एक रीजन ने जाके क्या बनाना है, एमआरएनए का जीन बनाना है, मतलब एमआरएनए बनाना है। तो ये जो इतना सा रीजन है ना, सिर्फ इस रीजन में हमारी ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो ये रीजन को खुलना पड़ेगा ओपन। तो यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज खुद ही ओपन कर लेता है, कहता मुझे नहीं चाहिए कैंची वैंची, मुझको नहीं चाहिए स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, मैं जल्दी से काम कर दूंगा, बस एक काम कर दो, मुझे उठा के वहां छोड़ दो और उठा के ले आना। क्लियर? Yes, ma'am. लिख लिया ये? Yes, ma'am. चल आ जा फिर। अब मैं इसमें क्या, यार मैंने क्यों लिखा है यार ये चलो यार ये बता दो, स्ट्रक्चरल जीन कौन सा है? Ma'am, center वाला, बीच वाला. बी। तो किसके किसके ऑपोजिट बनेगा एमआरएनए? लेट्स से ये है सीक्वेंस, ध्यान से देखना, ए जी सी। एमआरएनए बनेगा तो क्या बनेगा? सीक्वेंस क्या होगी एमआरएनए की? ए के ऑपोजिट क्या लगाऊं? Thymine. ये बन रहा है एमआरएनए ना, जहाँ पे वर्ड आ गया ना आरएनए, वहां पे थायमिन नहीं होता, वहां होता है यूरेसिल। हाँ, मेरे शातिर बातों में फंस गई। ओके, ऐसे बनेगा। चलो आगे चल रही हूँ मैं। सिग्मा फैक्टर कम एंड अटैच टू द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो जो सिग्मा फैक्टर होता है ना, अब आ गया सिग्मा फैक्टर, तो जो सिग्मा फैक्टर होता है ना, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये अटैच हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के साथ। फिर सिग्मा फैक्टर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को अपने साथ उठाकर लेकर जाता है, कहाँ तक? प्रमोटर रीजन तक। तो यहाँ तक आएंगे ये, यहाँ पर, ठीक है, दोनों यहाँ पर आगे दोस्त। फिर सिग्मा फैक्टर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को छोड़ जाएगा, ये रहा मेरा डीएनए पॉलीमरेज, इसको छोड़ जाएगा और खुद बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसका काम सिर्फ डिलीवरी करने का था। समझ आई इतनी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसे लिखना, आगे मैं पिक्चर में समझाती हूँ। लिखो 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 लिखो। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई है, जो बच्चे सो गए थे उठ जाओ। ओके, उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे उठने से पहले खत्म भी हो जाएगी ये बहुत छोटू सी है। ये काम है सिग्मा का, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका सिंबल भी याद रख लेना। ऐसे वाले सिंबल पे यार टिक मत कराना प्लीज, हद हो जाएगी। चले आगे। No, ma'am. No, ma'am. Wait. 55 kg बेटा, 55 kg is a weight for many years, consistently 55 kg। ना मुझे खाया हुआ लगता है, ना मेरा खाया हुआ कहीं जाता है Sun हो देख बेटा, जो ओके, ये जो प्रोमोटर रीजन है ना, इसको मैंने हट जैसा दिखा दिया, पर ऐसा कुछ ऊपर हुआ नहीं है, बस दिखाने के लिए कि ये अलग दिखे। तो ये हमारा प्रोमोटर रीजन है। ओके, तो ये मेरा प्रोमोटर रीजन है। रीजन कुछ नहीं है यार, यहाँ पे भी तो सीक्वेंसेस ही है ना, पर ये सीक्वेंसेस कोई प्रोटीन बनाने के काम नहीं आएगी, ये सीक्वेंसेस इस रीजन पे पॉलीमरेज को भेजने के काम आएगी। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है सीक्वेंस ATGC वाली ही है। इट जस्ट दैट इसका काम सिर्फ ये है कि जो आगे का जीन है उससे एमआरएनए बनाने के लिए पॉलीमरेज को भेजे वहां पर। ओके, इतना काम है इसका, है सेम ही चीज है, ये दोनों डीएनए पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड ही है ये, राइट। तो ये रहा हमारा सिग्मा फैक्टर और ये रहा हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर है। फिर क्या हुआ, इसने आपस में, सिग्मा फैक्टर ने इसको पकड़ा और इसको कहाँ छोड़ दिया? प्रोमोटर रीजन पे, प्रोमोटर रीजन पे ले गया। उसके बाद इसने क्या किया, उसको छोड़ दिया। मिशन कंप्लीट हो गया किसका? सिग्मा फैक्टर का। और अब यहाँ पर कौन बचा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये किस तरफ जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन की तरफ मूव करेगा। क्लियर? ठीक है, Yes, तो ma'am. कुछ मत करना, क्लास के बाद जो प्रेजेंटेशन अपलोड करती हूँ ना, मैं वहां से निकाल के एक बार पिक्चर बना लेना, और अगर तुम्हारे पास कॉपी है तो एक पेज छोड़ 3 डायग्राम के लिए। ओके, आगे चलूं? Yes, ma'am. तो क्वेश्चन बताए कहाँ से आता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सॉरी, क्वेश्चन आता है कि डिलीवरी के बाद जो सिग्मा फैक्टर है वो कहाँ अटैच रहता है इसके साथ या नहीं? नहीं, जैसे ही वो प्रोमोटर पे उसको छोड़ता है ना, वो वापस आ जाता है। तो सिग्मा फैक्टर कम्स आउट विदाउट बीइंग यूज्ड। वो रिएक्शन में कोई कंज्यूम नहीं हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो वापस आ गया
अगले वाले पॉलीमरेज का वेट करने के लिए, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चरल जीन की तरफ नहीं जाता, वो उतर जाता है प्रमोटर पे जाके, प्रमोटर से ही वापस आता है। क्लियर? तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। चलूं आगे? Yes, ma'am. अब देखो एक नोट लिख लो, एट द प्लेस ऑफ थाइमिन इट विल ऐड कौन, इट का मतलब है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये ऐड करेगा यूरेसिल। ओके, तो ये एक नोट है, जो पीछे हमारी गलती हुई थी ना तुम लोगों से, उसके लिए नोट भी लिखा था। ओके, चलूं आगे? नो मैम। No, ma'am. ओके, लिख लो। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन आते हैं यार। नीट का क्वेश्चन बनता है इससे। तुम्हें पता है क्या, सीक्वेंस बना के दे देंगे, बताना कौन सी सही सीक्वेंस है एमआरएनए के लिए। इतनी छोटी सी गलती हो जाती है। थाइमिन याद रख लेना, एमआरएनए, आरएनए वर्ड आ गया बेटा, यूरेसिल ही है। ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इनसे। चलो अगला स्टेप, तो वो डिलीवर तो हो गया था वहां पे, फिर उसके साथ क्या हुआ, ध्यान से सुनना। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, पिक्चर बना लेते हैं ताकि खुश रहे। ये चश्मे वाला हमारा विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल जीन, आगे की तरफ बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट फॉर्मिंग द स्ट्रेच ऑफ आरएनए। ठीक है, तो उसने आरएनए का स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो देखो जब ये बढ़ता है ना, ध्यान से देखना, ये ऐसे बढ़ता है ना जब स्ट्रक्चरल जीन की तरफ, हुई, ये तो मस्त मजे कर रहा है। तो ये ऐसे पीछे पीछे स्ट्रैंड बनाता चला जाता है, और वो मेन चेन से अलग होता चला जाता है पीछे को, ऐसे दिखाई देगा तुमको। अब एक लाइन देना, हेयर ऑनवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट द एमआरएनए ओनली। तो अब से ना हम आरएनए नहीं बोलेंगे, हम एमआरएनए बोलेंगे, क्योंकि दूसरे आरएनए की सिंथेसिस हमने नहीं पढ़नी है ट्रांसक्रिप्शन पे। ट्रांसक्रिप्शन में हमने सिर्फ एमआरएनए की सिंथेसिस पढ़नी है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो मैं एमआरएनए बोलूंगी, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, ना एमआरएनए इलोंगेशन विल टेक प्लेस। तो अब ना क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन, मतलब एमआरएनए का एक पूरा सा स्ट्रैंड बन रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। लिख ले। चौथा और पांचवा पॉइंट है, फिर देखो पिक्चर में समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बड़ा से लगता है मुझे ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मजे से ऐसे स्लाइड करता हो जा रहा है। कोई चक्कर नहीं उसको आने की और जाने की, क्योंकि उसको पता है सिग्मा छोड़ देगा और रो फैक्टर ले जाएगा घर। ये पॉइंट्स लिख लेना, ये खुद से बना के लिखे हैं मैंने, तो एनसीईआरटी कहीं मिलेंगे नहीं। तो जितना मर्जी एक्स्ट्रा पढ़ो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये करके जाना, पेपर आएगा इससे। बहुत सारा सोच समझ के बनाई है प्रेजेंटेशन। चलो आगे। यस Yes, मैम। ma'am. ये रहा हमारा न्यूली फॉर्म एमआरएनए। ये देखो यहाँ से बना एमआरएनए, साइड करता जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन से जा रहा है। ये रहा हमारा 5 प्राइम एंड, और ये रहा हमारा 3 प्राइम एंड, राइट, क्योंकि ये था 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम। तो जैसे न्यू एम, देखो पहले बनता ऑब्वियसली ऐसे था, लेकिन ये डिटैच होके नीचे की तरफ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है प्रोकैरियोट में साथ साथ। ठीक है, ये एक साथ रह नहीं पाता। अब इसके साइंस में मत चले जाना कि ये डिटैच क्यों हो गया पेरेंट स्टैंड से, यार प्लीज कुछ चीजें छोड़ दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि ये डिटैच हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे लगे हुए हैं यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, गॉट इट? इस स्टेप को हम इलोंगेशन कहते हैं। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? क्लियर मैम। Yes, ma'am. बताओगे? ओ, एमआरएन तो बन गया, ये तो था स्ट्रक्चरल जीन। अरे यहीं तक तो रीड करना था, इसके बाद की सीक्वेंस रीड नहीं करनी उसको। इसके बाद जो सीक्वेंस है ना, उसका प्रोटीन नहीं बनाने का है। ठीक है, तो इस वाली सीक्वेंस को हम क्या कहते थे, जो यहाँ पे सीक्वेंस है, क्या बोलते थे? टर्मिनेट। टर्मिनेटर, प्रोसेस रोकने की Terminator. सीक्वेंस। हाँ, तो यहाँ पे मैसेज है। यस, तो यहाँ मैसेज है कि इस प्रोसेस को रोकना है, तो इससे प्रोटीन नहीं बनाना। तो एमआरएनए की चेन बस यहीं तक बनेगी, इस दो ग्रीन लाइंस के बीच में। ठीक है, तो अब ये मस्त चल रहा था पॉलीमरेज, लेकिन अब टाइम आ गया जाने का। तो जब जाने का टाइम आता है तो रोता रोता रो फैक्टर आता है, लगता है बस भाई बहुत हो गया, लेट्स मूव ऑन, चल यहाँ से चलते हैं, यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो रोता रोता रो फैक्टर आया, और रो ने क्या बोला, लेट्स गो बैक। लेकिन पॉलीमरेज अभी भी खुश है, क्योंकि उसने तो मजे ही किए ना। तो टर्मिनेटर सीक्वेंस पे रो फैक्टर आके अटैच होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और उसको रिमूव करा देता है। कैसे? ऐसे देखो, ये रो फैक्टर अलग हो गया और ये हमारा पॉलीमरेज अलग हो गया, और वो भी देख रहा है कि क्या मस्त एमआरएनए बनाया उसने। क्लियर? Yes, ma'am.
देखो, as the structural gene is about to end, जब जीन ही खत्म हो गई, the synthesis of the mRNA have to stop. तो रो फैक्टर आएगा, रो फैक्टर क्या करेगा, रो फैक्टर अटैच हो जाएगा पॉलीमरेज के साथ, फिर वो उसको रोक देता है आगे काम करने के लिए और उसको रिमूव कर देता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से. इसलिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड्स हियर. ठीक है, स्टार्ट होते खत्म हो गया. तो इसको लिख लो और पिक्चर फ्री टाइम में बना लेना. पिक्चर्स बहुत मदद करती है. क्वेश्चन क्या बनता है इससे, एक सेकेंड. क्वेश्चन बनता है कि जो रो फैक्टर है वो कहाँ पर आया था. रो फैक्टर अराइव्स एट टर्मिनेटर सीक्वेंस, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन बनता है जो रो फैक्टर आया था वो उसको टर्मिनेटर से रिमूव करने के बाद उसके साथ अटैच रहता है. नो, वो अलग हो जाता है और अपने नेक्स्ट पॉलीमरेज का वेट करता है. तीसरा क्वेश्चन बनता है रो फैक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन था सिंथेसिस या इलोंगेशन ऑफ एमआरएनए, नहीं, उसका प्रोसेस था ट्रांसक्रिप्शन को एंड करने का, स्टार्ट नहीं. तो सिग्मा और रो के बीच में कंपैरिजन आता है. तो सिग्मा होगा जिसने प्रोसेस स्टार्ट करवाया है और रो है जिसने प्रोसेस को एंड करवाया, रोया है. तो प्रोसेस जैसे खत्म हुआ तो वो रोने लग गया क्योंकि प्रोसेस बहुत मजेदार था. ये Yes, ma'am. मैं ना एक साथ कभी कभार ज्यादा बोल जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता. तो मेरी स्पीड ज्यादा तो मुझे बता देना. ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोलेंगे मैम को, मतलब मैं बुरा तो ऑब्वियसली मान जाऊंगी लेकिन कोई बात नहीं. लिख लो इसको और बता देना. मेरी स्पीड ज्यादा होती है, मुझे पता नहीं चलता. ऐसा मेरे दोस्तों ने मुझे कहा है, तो आई ट्रस्ट देम. ये लिख लो. मैं तुमको 4-4 मार्क के बताऊंगी क्विकली. अनवाइंडिंग एंड वो बड़ी अनजिपिंग इजी है इसमें ये. तो इसमें भी होगी. अनवाइंडिंग एंड अनजिपिंग सिर्फ इतने रीजन की होगी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इतने रीजन की. बहुत बात है बेटा, ये ओके. बताई थी मैं. कहाँ गई वो? चुप, ऐसे कैसे ओके, इधर आ. इतने रीजन की सिर्फ अनवाइंडिंग होगी और वो कौन करता है, पॉलीमरेज खुद कर लेता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है उसके लिए. समझाई? खुद कर लेता है, वो सेल्फ सफिशिएंट किस्म का प्राणी है. बस उठा कर चढ़ा दो और उतार दो. डन. यस मैम. मैम. No, ma'am. बेटा फोटो बना लेते हैं. ओके ओके बेटा, डायग्राम्स बनाना है लास्ट में. मैंने कॉमेडी के लिए तो चलो बनाए थे, लेकिन डायग्राम बना लेना. बहुत से क्वेश्चन तुम्हें थ्योरी नहीं याद रहेगी लेकिन पिक्चर याद रह जाती है क्योंकि विजुअल चीज़ें याद रहती है. जैसे कि हमने दृश्य मूवी में देखा है, तो अजय देवगन बताता है ऐसे ऐसे बार बार डेट्स बता रहा होता है कि किस डेट को वो आया था और किस डेट को वो गया था. तो वो यही बता रहा था कि देखी हुई चीज़ याद रहती है. ओके, तो डायग्राम बना लेना बाद में. है, कृपा करके सिंबल का ध्यान दे. अब मैं खुद कंफ्यूज होगी, यही था ना, मेरा अक्सर रो का सिंबल गलत होता है. कहीं दे रखा है रो. मैम. यस. And then अब एनसीईआरटी में बहुत अच्छी पिक्चर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, पेज नंबर 108 पे ऐसे से देखना पिक्चर है ये वाली. ये लेबल करने के लिए आ सकती है, आनी चाहिए पोलैरिटी कहाँ पर क्या है. और एक ये वाली पिक्चर है ट्रांसक्रिप्शन की, ये भी आ सकती है लेबल करने के लिए. आई थिंक ये वाली कहीं आई भी हुई है. तो ये दोनों पिक्चर कभी ना कभी आ भी रखी है. डू लेबल देम, ये तो कॉमेडी हो जाएगी तुम्हारे साथ. अब देखो, प्रोकैरियोट के पास है स्पेशल पावर. कैसी स्पेशल पावर है, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे होश उड़ा सकती है. कि एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अभी चल रहा है, उसी टाइम प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है. सुन रहे हो तुम, उसने भी क्या बोला. वो कह रहा है कि ये पेरेंट डीएनए था ना, और यहाँ पर अभी अभी नया नया एमआरएनए ताजा ताजा बनना स्टार्ट हुआ है, ऐसे यहाँ से नीचे निकल रहा है. तो जैसे एमआरएनए बनना स्टार्ट हुआ है ना, यहीं पे इसी की मदद से नेक्स्ट स्टेप जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस, वो भी स्टार्ट हो गई है साथ साथ. अभी ये पूरा बना भी नहीं है लेकिन ट्रांसलेशन साथ ही स्टार्ट हो गई है. तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें दोनों प्रोसेस होते कहाँ है, होता है साइटोप्लाज्म में. तो वहीं पे तो सारे एंजाइम पड़े हैं. तो एंजाइम कहता है मैंने वेट क्यों करना है, चलो साथ में स्टार्ट करते हैं. तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही साथ चलते रहते हैं साइमल्टेनियसली. थोड़ा सा एमआरएनए बना, उसी से जितनी इन्फॉर्मेशन आई है ना उतने का ही प्रोटीन बनाना वो स्टार्ट कर देता है. समझ आई बात. यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोट में वेट किया जाता है
और यूकेरियोट में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है। तो देयर इज अ गैप इन प्रोकैरियोट्स, देयर इज नो गैप, क्योंकि ये बहुत एडवांस नहीं है। तो थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब में बहुत जल्दी म्यूटेशंस होती है, क्योंकि इनके प्रोसेसेस इतने परफेक्ट नहीं है। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? मैम क्लियर, बट प्रोसेसिंग में टाइम लगता है ना थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, कर ले प्रोसेस कर ले। आगे बताऊँ एक बात और, वही जो यूकेरियोट की बोली है यस मैम। कि उसमें जो ये बना था ना, ये छोटू सा mRNA, अभी मैंने तुम्हें बना के कर दिखाया नहीं है, मर जाओगे एक ही दिन में। ये जो mRNA बना है ना, ये ऐसे नहीं होता। ये mRNA के साथ एक और प्रोसेस होता है। देखो ये mRNA है, अब इसके पास एक लगेगी कैप, टोपी, और इसके पीछे एक टेल भी लगती है। Capping and tailing. हाँ अच्छा, इंग्लिश में बताइए। उसके बाद इसको चॉप भी कर दिया जाता है, तो फिर इसका साइज भी थोड़ा छोटू हो जाएगा। ओके, मेरे हाँ बोल। मेरे मॉक में एक क्वेश्चन था कि सिग्निफिकेंस ऑफ 5 कैप्स एंड 3 प्राइम टेल। प्रोटेक्ट करके रखती है, नहीं तो ये mRNA के पास पोटेंशियल है कि वो ऐसे गोलू बना ले फिर इससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तो वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं सीक्वेंस को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं पोस्ट, बाद में। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाली मॉडिफिकेशन। तो ये होती है यूक्रियोट्स में। प्रोक्रियोट्स में कुछ नहीं होती। प्रोक्रियोट में mRNA रहता है, वो टोपी नहीं लगाते, उनको धूप नहीं लगती, अपा लगाते हैं। मैं लगाती हूँ गर्मी में, मुझे बहुत धूप लगती है, तो मैं यूक्रियोटिक सेल है ना मेरी बॉडी में, तो टोपी लगाना है, टेल नहीं मैं लगाती लेकिन बंदरों से भरे इलाके में तुम रहते हो, तो कैपिंग, टेलिंग और ऐसे स्प्लाइसिंग होती है, चोपिंग, तो उसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, जो यूक्रियोट्स में होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिंग। आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, टेलिंग और फिर स्प्लाइसिंग, इसी सीक्वेंस में होती है वैसे तो। और फिर होती है ट्रांसलेशन। ओके, तो ये होता है यूक्रियोट में और ऊपर वाला होता है प्रोक्रियोट में। क्लियर? तो ये बनता है नीट का क्वेश्चन, ये बनते हैं नीट के क्वेश्चन, 2 नीट के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलो आगे। यस मैम। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिस्टरॉन? पता है किसी को सिस्टरॉन कौन है? किसकी सिस्टर है ये? क्या ये शब्द तुमने सुना है? इस शब्द ने मुझे स्कूल में बहुत तंग किया था यार, किसी ने नहीं बताया सिस्टरॉन क्या होता है। किसी को पता है? अच्छा, पहले तो ये स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, ओहो। अब ठीक हो गया, किसी को नहीं पता चला मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी। इट इज अ सीक्वेंस और सेगमेंट ऑफ ए डीएनए दैट विल कोड फॉर वन प्रोटीन। अरे बाबलो, जो इतनी देर से मैं तुमको दिखा रही हूँ, उसका साइंटिफिक नाम इन्होंने दे रखा है। ये डीएनए है पेरेंट का, बैक्टीरिया का, दोनों स्ट्रैंड है ये उसके यार। हद होगी मतलब, 3 प्राइम 5 प्राइम, ये कहाँ से जा रहा है, ये रहा 5 प्राइम 3 प्राइम। ये वाला रीजन है ना, इसी रीजन से बनना है mRNA, फिर उससे आगे जाके बनना है प्रोटीन। तो वो सीक्वेंस जो डीएनए की होती है, जिससे आगे जाके प्रोटीन बनना है, उस सीक्वेंस को हम बेसिकली क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन, जिसके अंदर वो जीन है जिसने आगे जाके mRNA बनाना है। तो जीन क्या होता है? एक डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट, एक डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट जिसने पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है। तो अगर ये मेरा डीएनए है, तो इसका ये वाला जो रीजन है ना रेड कलर का, इसके पास ऐसे जीन है। जीन कुछ नहीं होती, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, कितनी भी लंबी हो सकती है। तो इसके पास ऐसा जीन है जिसने क्या करना है? मेरे हेयर को कलर देना है। तो ये जो जीन है ना, मैं इसको बोलती हूँ सिस्ट्रॉन। और जनरली एक जीन एक ही कलर के लिए कोड करेगा, मतलब एक ही प्रोटीन बनाएगा। मेरे बालों को कलर क्यों मिला? क्योंकि प्रोटीन बना ना, उस प्रोटीन ने सिग्नल दिया कि यही हेयर कलर होना है। समझ आई ये बात? सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट विल कोड फॉर वन प्रोटीन। ये बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, अब बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या थी भाई? mRNA बनाने के इतने हिस्से को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बाहर निकाल के हम बोलते हैं। अभी देखो इस चीज को ध्यान से देखना, ये प्रोक्रियोट्स है, इतनी देर से प्रोक्रियोट की बात कर रहे थे ना हम। एक सेगमेंट निकाल ले, ठीक है? ये सेगमेंट मैंने निकाल दिया, किसका? ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हारे साथ थोड़ा धोखा होने वाला है। कौन है यार, किसका माइक कौन है? ओए आंचल, आंचल तुम पढ़ा लो
तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, इसके पास सीक्वेंस है। लेट्स से ध्यान से देखना, ए टी ई, ए कहाँ से आ गई, टी कहाँ से आ गई, यू, ए यू जी सी सी, ए यू यू ए सी जी। कौन है? इट्स ओके आंचल, मैं तो कॉमेडी कर रही थी। ये सीक्वेंस है स्ट्रक्चरल जीन की, लेकिन हमने देखा कि इतना हिस्सा जो है स्ट्रक्चरल जीन का, ये एक टाइप का प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से नीचे बनाया, तो मैं दोबारा क्यों बना रही हूँ? तो ध्यान से देखना, सेम ही है। तो इतना हिस्सा ये ब्लू कलर का कोई प्रोटीन बना रहा है, इतना हिस्सा जो है ये ग्रीन कलर का कोई प्रोटीन बना गया, ये वाला रेड बना गया। मतलब एक ही जीन तो एक था, एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन एक जीन ने क्या किया, मल्टीपल प्रोटीन बना दिए। ओके, इतनी बात समझ आई? Yes, समझ आई? ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो ये चीज यहाँ बना दी, जीन एक था लेकिन उसने मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बना दिए। तो ऐसे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जिसके पास एक जीन, देखो एक जीन का मतलब है एक सिस्टोन, ठीक है, तो वन जीन को मैं बोल सकती हूँ वन सिस्टोन। इसके पास कितने जीन है? एक जीन है, एक सिस्टोन जिसने एक प्रोटीन बनाया। कितने प्रोटीन बने? अबे प्रोटीन कितने बने इनसे? 3. है ना, तो ये बना 1 2 3 प्रोटीन। तो अगर मैं बोल दूं 3 प्रोटीन बने हैं, तो मैं उन तीनों प्रोटीन जिस सीक्वेंस से बने हैं उसको बोलूंगी 3 सिस्टोन। तो सिस्टोन को ऐसा समझ लो कि वो इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन बना रही है। ठीक है, तो 3 प्रोटीन 3 सिस्टोन। तो जब भी कोई चीज 2 से ज्यादा होते हैं हम वर्ड यूज करते हैं पॉली। तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो पॉलीसिस्टोनिक होती है। मतलब उसका स्ट्रक्चरल जो जीन है वो 2 से ज्यादा प्रोटीन बना सकता है। ये बात समझ आई? और मैम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में वो प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर वो तो सेम तीनों रहता हुए था तो ना। ट्रांसक्रिप्शन ना यूनिट और हाँ 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 हाँ, बोल बोल बोल। तीनों हुए तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और अगर स्ट्रक्चरल जीन हुआ तो सिस्ट्रॉन। इज दैट राइट? बिल्कुल भी नहीं, बेड़ा गर्क को तेरा। तो कैसे बात, डिफरेंस समझ नहीं आया तो। प्रोमोटर रीजन तो ये रहा, बस बनाया नहीं था। टर्मिनेटर भी ये रहा, ये रीजन तो रहेंगे ही ये सारा हमेशा। कुछ अवेलेबल है मतलब इसमें भी। हाँ, तो ये तो सारा का सारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ही है। बस जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, अगर वो एक से ज्यादा प्रोटीन बना रही है तो मैं उस इतने रीजन को कहती हूँ इसको कि ये पॉलीसिस्टोनिक है। स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्टोनिक है नेचर में। गॉट इट बस मैम, गॉट इट मैम। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे नीट का, पॉलीसिस्टोनिक कौन है? प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चरल जीन जो है वो पॉलीसिस्टोनिक है, या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो पॉलीसिस्टोनिक है। ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये लिख लो। सिस्टोन कुछ नहीं है, एक लेटर है। उस लेटर में 3 चीजें करने के लिए तुम्हें कही गई हैं, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने और खुद को धोना है, नहा लेना। ठीक है, तो वो जो लेटर है वो पॉलीसिस्टोनिक है नेचर में। 3 कमांड दे रहा है तुम्हें कम से कम। ठीक है, 3 क्या मतलब तुम्हें 2 से ज्यादा कमांड दे रहा है, तो पॉलीसिस्टोनिक हो गया। अब मैं तुमको एक लेटर दूं जिसके अंदर सिर्फ ये लिखा है कि तुम ही नहा लेना, बहुत है इतना तुम्हारे जीवन के लिए, तो मैं उसको बोलूंगी मोनोसिस्टोनिक। एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर स्ट्रक्चरल जीन सिर्फ एक तरीके का प्रोटीन बना रहा है तो मोनो, और अगर स्ट्रक्चरल जीन इन्फॉर्मेशन दे रहा है बहुत सारे तरीके के प्रोटीन बनाने के लिए तो पॉलीसिस्टोनिक। तो प्रोकैरियोट ज्यादा वो नहीं होते ना, फैंसी या बहुत एडवांस नहीं होते। तो प्रोकैरियोट में एक ही जीन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो इसलिए प्रोकैरियोटिक के जो जीन्स है वो बेसिकली पॉलीसिस्टोनिक इन नेचर है। तो वो वाली चिट्ठी देते हैं। अब मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो उसका डीएनए है ना, वो बैक्टीरिया को वो चिट्ठी देता है जिस एक चिट्ठी में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि भाई खाना खा भी ले और पेट साफ भी कर ले और मतलब ढंग से अपनी सेल वॉल मेंटेन करके रख। हमारा सेल थोड़ा एडवांस होते हैं, उसका एक जीन एक ही काम बोलता है कि भाई तू बालों को कलर दे दे, तेरे लिए वही बहुत है, तू ज्यादा काम मत कर। समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। ये देखो, अब ये हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो ये देखो यूकैरियोटिक सेल में ये रहा, यहाँ पर प्रमोटर होगा, मैं बस बना नहीं रही थी। ये प्रमोटर है, ये मेरा टर्मिनेटर है, क्योंकि तभी एमआरएनए बनेगा ना, कोई प्रोटीन आ गई तब, जब तक ये स्टार्ट और एंड होगा। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चरल जीन। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन जो है ये बेसिकली एक जीन है। एक जीन से क्या बन रहा है? एक ही प्रोटीन बना है, 1 प्रोटीन। तो मैं इसको कहूंगी मोनोसिस्टोनिक। मोनो मतलब मन। तो मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है यूकैरियोट्स में वो मोनोसिस्टोनिक होती है। ये बनता है नीट का एक और क्वेश्चन 4 नंबर का। क्लियर? Yes, ma'am.
चलूं? अरे बना तो लो, जल्दी बना ले तुम लोग, टाइम तो नहीं हो गया। टाइम नहीं हो गया, सेट तो नहीं आ गई। आज किसकी क्लास है? फिजिक्स केमिस्ट्री? मैम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अभी तो सर नहीं आए हैं। चलो आगे बढ़े, चले। यस यस मैम। मैम। खत्म हो गया। Yes! कोई शंका है किसी को? Do you have any doubts? नो मैम, अभी तो नहीं है। कोई तो नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, रिवाइज करा दूं? यस नो मैम। मैम। 5 मिनट अगले लेक्चर में यार, रिवाइज नहीं करोगे? Yes, ma'am. मैम होमवर्क डिस्कस कर लो। क्या डिस्कस कर लूं? टोपो आइसोमरेज बता भैया, टोपो आइसोमरेज क्या करता था? हाँ भाई, गायरेज कहाँ गया? गायरेज। ओके मैं हाँ भाई, टोपो आइसोमरेज गायरेज। वो अभी रेप्लिकेशन में खोया हुआ बेचारा बच्चा। बता भाई, तू ही बता दे टोपो आइसोमरेज क्या करता है, तो होमवर्क की मैम जगह है पे। जो सबसे पहले तो हेलिकेस एंजाइम है, उसने अनवाइंड किया डीएनए को हम्म और उसने अनजिप किया। तो जब अनवाइंडिंग हो रही थी तो इट क्रिएटेड टेंशन बिटवीन द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। हम्म तो क्या Okay, करा? then topoisomerase enzyme came into role. Topoisomerase जो होगा वो नॉट्स जो होंगे उनको काट देगा, मतलब कि हम्म जो टेंशन होगा उनको स्ट्रैंड को काट के टेंशन को कम कर देगा। जो हम्म टोपोआइसोमेरेज 1 होगा कट वन स्ट्रैंड, बट ऑन द अदर हैंड टोपोआइसोमेरेज 2 जो होगा वो दोनों स्ट्रैंड्स को काट देगा, और जिससे कि वो अच्छा, दोनों ओके। नॉट्स होंगे वो खुल जाएंगे और इजीली वो अनवाइंड और अनजिप हो सकता है। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके? 1 सेकेंड, जाना नहीं। हाँ सही बोल रहे थे, रुक जा। अभी तो समय है ना। ऑलराइट, मैं दिख रही हूँ? यस मैम। यस मैम। यस वेरी मैम। गुड, चश्मा पहन लो, ठीक है। तो जो डीएनए था ना, पेरेंट का जो डीएनए था वो ऐसा था ना। मान लो ये एक स्ट्रैंड है, ये उसका दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। तो वैसे कॉइल था, इज इट करेक्ट? यस मैम। ऐसे कॉइल था ना। अब देखो, ये अभी भी आगे कॉइल है, लेकिन मेरी शर्ट खत्म हो गई है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से कॉइल्ड है, राइट। अब क्या होगा, जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो मान लो रेप्लिकेशन बबल यहाँ बना था इस एंड पे। अब धीरे धीरे रेप्लिकेशन बबल मूव करता है ना, करता है मूव की नहीं? यस मैम। जब वो मूव करेगा ना, तो जो आगे वाली कॉइलिंग है ना वो बहुत इंटेंस हो जाती है। तो ध्यान से देखना इस चीज को, कि पहले जो कॉइलिंग थी वो ऐसे थी, लूज। ध्यान से इसी पे फोकस करना कि ऐसे ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के आसपास थे। लेकिन जब रेप्लिकेशन बबल आगे मूव करता है ना, तो ये कॉइलिंग बहुत ज्यादा इंटेंस होती चली जाती है। जब ऐसे खोलोगे ना तुम इसे, तो ऐसे इकट्ठी हो जाएगी। तो अगर इतनी इंटेंसिटी से आगे ये जाएगा, जब ये खुलेगा तो इतनी इंटेंसिटी से जो रोल्स है ना वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक दूसरे के आसपास बहुत टाइटली रोल होते हैं, तो ऐसे तो ये फट सकते हैं, राइट। ऐसे ही एक दूसरे से डिटैच हो सकते हैं हमेशा के लिए, तो डीएनए खराब हो जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करता है ना किसी डायरेक्शन में, तो आगे वाले रीजन में बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है। पहले तो ऐसे थी, लेकिन अब वो टेंशन इतनी ज्यादा सिवियर हो गई है। तो इस टेंशन को रिलैक्स करने के लिए जो आता है वो टोपो आइसोमरेज आता है। इतनी बात समझ में आई? करना क्या टोपो आइसोमरेज ने? यस मैम। 1 सेकेंड यार, ये मैंने आज ही लिया है। इसका तो कुत्ता बन गया, कोई बात नहीं। देखो, तो टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, ये रहा मेरा डीएनए रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। इस तरह मूव कर रहा है। जब इस तरह मूव कर रहा है तो देखो स्ट्रेस ज़्यादा हो गया फोल्डेड रीजन के अंदर, ठीक है। और करा लो मूव। हेलिकेज खोलता, हेलिकेज ही तो आता है जो इसको आगे खोलता है। तो इस रीजन में तो बहुत ही स्ट्रेस हो गया, बावलो वाला। तो डीएनए फट सकता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर आता है एक एंजाइम इसको मदद करने के लिए, जिसको हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज। एम से पूछेंगे 2 टाइप के, नीट में तो एक टोपो आइसोमरेज वर्ड ही रहेंगे, ठीक है। टोपो आइसोमरेज को ही हम गायरेज बोल देते हैं यार, उसका नाम है।
ओके, तो टोपो आइसोमेरेज दो टाइप के हो सकते हैं, टोपो आइसोमेरेज 1 एंड टोपो आइसोमेरेज 2, रोमन नंबर आई। ओके, तो ये देखो कैसे इसको रिलैक्स करते हैं। ये कुछ नहीं करती है, सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे बता देती हूँ, और इसको थोड़ा बड़ा करके बता रही हूँ, टाइम क्या है। हाँ, कि ये जैसे दो स्ट्रैंड है ना पेरेंट के, इसको रिलैक्स करने का बहुत अच्छा तरीका है। पहला कि मैं एक स्ट्रैंड के ऊपर कांटा लगा दूं, मतलब उस पर थोड़ी सी उसको थोड़ा सा काट दूं। तो लेट्स से मैंने इस वाले को काट दिया यहाँ से। जब मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा काटा तो क्या होगा, ये जो ग्रीन वाला है ना ये इसके थ्रू निकल जाएगा, थोड़ा सा निकल के रिलैक्स हो जाएगा। तो अगर जब वो निकल के रिलैक्स होगा, वो देखो कैसे ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा नंबर ऑफ नोट्स कम हुए। यस मैम। है ना, नंबर ऑफ नोट्स कम हो गए ना, रिलैक्स हो गए पहले के कंपैरिजन में, पहले ज्यादा था। ठीक है, तो ये करता है हमारा टोपो आइसोमेरेज 1। जब वो एक स्ट्रैंड को ऐसे कांटा लगाता है और उसमें से दूसरा स्ट्रैंड ऐसे निकल जाता है, यार तुम दो रस्सियां उलझा दो, एक रस्सी को काट दो, दूसरी उसके बीच में से निकाल दो, तो वो रिलैक्स कर देता है। ठीक है, तो ये करता है टोपो आइसोमेरेज 1। 2 पता है क्या करता है, कुछ नहीं, वो कहता है दोनों को काट देता हूँ। थोड़ा स्ट्रेसफुल बनाते हैं इसे, अब बस मेरे कांटे से ही बच जाए। आओ भाई, नहीं नहीं, मुझसे इतनी एडवांसमेंट नहीं होगी, मुझे बनाना ही पड़ेगा। लेट्स से उसने यहाँ करा है, तो उसने क्या किया, टोपो आइसोमेरेज 2 आया और उसने कांटा लगा दिया दो जगह, जिसका नाम ही 2 है, वो दोनों को काटेगा ना, 2 से 2 याद रख लेना। उसने यहाँ भी काट दिया, उसने थोड़ा सा यहाँ भी काट दिया। ठीक है, नहीं तो वो थोड़ा आगे काट लेता है, वैसे इससे ज्यादा यही वाला अच्छा बन रहा है। क्या मैम काटते हैं? टोपो आइसोमेरेज 2 जो है वो 2 नॉट्स को पर टाइम काटता है। 2 नोट तो आता है ना, और क्या बोला यस मैंने, मैम। कुछ और बोला मैंने? नहीं मतलब अगर किसी डीएनए में 4 बार सुपर कोइल्ड हो चुका है तो वो एक बारी में 2 नॉट्स काट देगा, और दूसरी बार जब लगेगा तो वो दोनों जो नॉट्स बचे होंगे उनको काट देगा एक साथ में। हाँ, तो ये बोल सुपर रहा हूँ। कॉलिंग जब आगे होती है ना, हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं भी वही बोल रही हूँ, हमारी बस बोलने का तरीका अलग है। ओके, तो जब तुम देखोगे उसके बाद इसे, तो ये थोड़ा और रिलैक्स हो जाएगा। बेटा इसमें और इसमें रिलैक्स देख रहे हो, फर्क है? Yes, ma'am. यस मैम। ये तो ये किसने किया, टोपो आइसोमेरेज 2 ने किया है, बस और कुछ नहीं। तो रिलैक्सेशन करने का काम करता है टोपो आइसोमेरेज, ताकि डीएनए ऐसे स्ट्रेस होता हो, स्ट्रेस है वो उसको ब्रेक ना करते। तो ये स्ट्रेस रिलीवर है, ठीक है, जैसे क्रोसिन स्ट्रेस रिलीवर है, वैसे ये है स्ट्रेस रिलीवर फॉर पेरेंट डीएनए। क्लियर? Yes, नोट कर लिया ma'am. ये, कर लिया Yes, नोट? ma'am. ओके, यस मैम। अब तुम रिलैक्स कर सकते हो क्योंकि अभी सर नहीं आए हैं। कोई डाउट है? No one. तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।